अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और ICS पार्ट 1 भी बोलते हैं। इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं वो है आपका पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक करेंगे वो है 1.4 एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। ये टॉपिक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे ब्रिलियंट हो, चाहे एक लो लेवल के स्टूडेंट्स हो। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन चाहे आपको नहीं समझ में आती किसी की भी, ये लेक्चर सुनेंगे, इस लेक्चर को आपको एक दफा में सुनने से इंशाल्लाह ताला 70-80% आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। देखें स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं आपके पास, एरर्स और अनसर्टेनिटी। ये क्या है एरर्स और अनसर्टेनिटी? देखो, आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लेते हो ना, जाहिर सी बात है, अगर फिजिस्ट ने फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं, उनके यूनिट्स बनाए हैं, उन यूनिट्स को फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हमें एक स्टैंडर्ड चीजें दी हैं, प्लस हमें साइंटिफिक नोटेशन दी है, प्लस हमें अभी तक हमने जो पढ़ा, प्लस हमें साइंटिफिक नोटेशन देने के बाद हमें उसके कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटर्स यूनिट के बारे में हमसे डिस्कस किया कि हमने किस तरह हमने प्रेजेंट करना है, प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो देखो, जितने भी मेजरमेंट्स उन्होंने लिए हैं ना, जाहिर सी बात है उनसे कोई ना कोई तो एरर्स आते होंगे, कोई ना कोई तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल, तो कुछ ना कुछ तो बनती होगी। अगर उन्होंने अपने फर्स्ट टाइम तजर्बा करने से, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं कहूँ मैं जहाज बनाना चाह रहा हूँ, एरोप्लेन बनाना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टाइम में दिमाग में सोचा इस तरह का होगा, इतने पर होंगे, इतना पेट्रोल उसमें यूज होगा तो वो इतने किलोमीटर तक जा पाएगा। जाहिर सी बात है, बार बार तजर्बा करना पड़ता है। उस बार बार तजर्बे करने में एरर्स आते हैं, उस बार बार तजर्बा करने में अनसर्टेनिटी आती है। इसी तरह अगर फिजिस्ट ने आपको बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अब और इनके यूनिट्स दिए हैं, तो उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब उन बार बार एक्सपेरिमेंट के करने के बाद उन्होंने हमें वो चीजें दे दी। अब वो हमें ये बता रहे हैं कि देखो, जब भी आप तजर्बा करोगे ना लैब वगैरह में, तो आपको ये एरर आ सकते हैं, आपको ये अनसर्टेनिटी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एरर्स की पहले बात करते हैं। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स होते हैं गलतियां। देखो, मिसाल के तौर पर मैं क्या एरर कर सकता हूं? सबसे पहले मैं क्या एरर, मेरे से क्या एरर हो सकता है? देखो जी, मैं ना ऐसे फर्ज करो मैं कपड़े की दुकान में बैठा हुआ हूं, मेरे से कोई भी ग्राहक आता है। अब मेरे से पहला एरर ये हो सकता है, अच्छा तो देखो, अगर तो मैं ना तजर्बाकार हूँ, इनएक्सपीरियंस हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, वालद साहब की कपड़े की शॉप थी, मैं 2-3 दफा 4-5 दफा बैठा हूं, तो अब मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा, इन एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे कोई ना कोई एरर मेरे काम में आएगा। मैं कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती कर दूंगा। मैं अपनी दूसरी क्या लापरवाही की वजह से कोई ना कोई गलती कर दूंगा। इस तरह क्या जी, मैं इंस्ट्रूमेंट जिस जिस मीटर रॉड के लेके मैं कपड़े को नाप के कपड़ा कस्टमर को दूंगा, मैं उसको यूज करने का तरीका मुझे नहीं अच्छी तरह आएगा। समझा रही है ना मेरी बात? अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में एरर्स कब अकर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूं, अकरेंस। अकरेंस, या आप इसको हाउ एरर अकर या हाउ एरर कम्स, कब कब एरर आते हैं। तीन सिचुएशन होती है। नंबर 1, नेग्लिजेंस, लापरवाही, या इनएक्सपीरियंस। नंबर 2, कब गलती आ सकती है आपके काम में? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक एक करके पहले लिख लूं। थर्ड और लास्ट वन, आपको क्या आ सकती है? इन अप्रोप्रिएट।
मेथड, और इसको टेक्निक भी आप बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर जब भी मैं फिजिक्स में जब भी मैं रीडिंग लूंगा, जब भी मैं मेजरमेंट करूंगा, आपको पता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, मीटर रॉड, बैलेंस को पढ़ा था, स्टॉप वॉच को आपने पढ़ा था, स्क्रू गेज को आपने पढ़ा था। अब इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते वक्त जब हम यूज कर सकते हैं तो हमें ये गलतियां मिल सकती हैं। नंबर वन क्या, अगर नंबर वन निग्लिजेंस, हम जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके ऊपर रीडिंग लेंगे, हम लापरवाही का मुजाहरा कर सकते हैं। मतलब हमें अब फर्स्ट टाइम ये नहीं, हम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा नहीं होता कि यार ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, हम उसको ऐसे ही लेते हैं जैसे हम आम चीजों को नहीं फर्ज कर रहे होते, सपोज कर रहे होते, ऐसे ही हम उन इंस्ट्रूमेंट को भी ऐसे ही लेते हैं। हालांकि वो इंस्ट्रूमेंट इंतहाई हसास होते हैं, बहुत वो नाजुक होते हैं। अभी जब अनसर्टेनिटी के ऊपर जाऊंगा तो आपको उनकी मतलब हसास होने की मैं एक चीज बताऊंगा, आप वहां से फील करोगे हाँ यार इतने हसास होते हैं और हमें ये चीज का पता ही नहीं था। अब देखो निग्लिजेंस, लापरवाही, मैं लापरवाही का मुजाहरा कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी रीडिंग गलत आ सकती है वर्नियर कैलिपर पे, या कोई भी आप यूज कर लो। इन एक्सपीरियंस, मुझे कोई तजर्बा नहीं था, फर्स्ट टाइम जब भी मैंने रीडिंग लेनी, मुझे नहीं था पता कि यार मैंने इस रीडिंग को इस प्रोसेस के थ्रू मैंने लेना था। अब नेक्स्ट सेकंड जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्या पता है जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ मेरी रीडिंग बार बार इस वजह से खराब आ रही है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं सही। मिसाल के तौर पर इंस्ट्रूमेंट नहीं सही का क्या मतलब हुआ, जैसे ही आप ना अक्सर स्टूडेंट्स ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने भी जाते हो, तो जब भी पेट्रोल आप डलवाते हो, जब न्यू कस्टमर आता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है सर मीटर जरा चेक करें। तो मीटर पे आपने देखा होगा वहां पे 0 0 होता है, 0 0। वो क्या 0 0 का क्या मतलब होता है कि वो 0 0 का मतलब ये होता है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को जीरो पे लेके आते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो पर नहीं और नेक्स्ट रीडिंग आप लेने लगे हो तो वो जीरो पर नहीं, जीरो के अलावा कोई और वो फिगर ऊपर शो कर रहा है, तो याद रखना आपका आंस हमेशा कम आएगा, गलत आएगा आपका आंस, ज्यादा मोस्टली 99% कम आएगा, क्योंकि वो कभी भी आपको ज्यादा फिगर नहीं देगा, कम फिगर देगा, मतलब ज्यादा आंस नहीं देगा पहले वाले से, कम ही आंस देगा पहले वाले से। ठीक है, ये है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का मतलब। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं, ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं मतलब वो काम ही नहीं कर रहा, वो मतलब नहीं कि ठीक है, ये मतलब है कि आप उसको जीरो पे लेके आओ। इस वजह से पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डाल रहा होता है वो पहले उसको जीरो पे लेके आता है, उस मीटर को जीरो पे लेके आता है। ठीक है, अब इन अप्रोप्रिएट मेथड, इसका क्या मतलब हुआ, देखो स्टूडेंट्स, इनअप्रोप्रिएट का मेथड या टेक्निक, इसका मतलब ये होता है कि आपका एरर तब आएगा जब आप कोई ना कोई मेथड गलत ले रहे हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स देखो, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये आपको ग्लास नजर आ रहा है, ये ग्लास का पानी का ग्लास है। अब देखो मिसाल के तौर पर मैंने ना इस पानी के ग्लास से ये मेजर करना है कि इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो पानी कितना है। ठीक है, मैं आपको एक जेन्युइन सी एग्जांपल देने लगा हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये इनअप्रोप्रिएट मेथड का गलत, दुरुस्त मेथड का दुरुस्त ना होना या मेथड को सही से मतलब अप्लाई ना करना, इसका क्या मतलब है। देखो स्टूडेंट्स, इस ग्लास के अंदर पानी कितना है ये मैं कैसे सही से मालूम कर सकता हूं, अगर तो मैं इसको ग्लास को ऐसे ऊपर रखूंगा ना, ऐसे ऊपर रख के देखता हूं, तो मुझे ये पानी का जो पानी है ना ये मुझे हमेशा कम शो होगा। ठीक है, अगर अब मैं इसको बहुत ही नीचे रख के देखूंगा ना ऐसे, तो ये मुझे पानी, इसके अंदर जो पानी है ना ग्लास के अंदर, मुझे बहुत ज्यादा शो होगा। हाँ मुझे, अब ये दोनों मेथड क्या मैं गलत अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं गलत अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं इसके ऊपर अंदाजा, अगर मैं ऊपर रख के या मैं इधर ऊपर रख के इसको देख रहा हूँ ना, तो कोई और स्टूडेंट देखेगा वो कहेगा नहीं सर इसका नहीं ठीक, मैंने तो इतना देखा है। वो थर्ड वन देखेगा वो कहेगा नहीं नहीं इसका भी नहीं, हालांकि हम सब ही गलत मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन गलत मेथड से भी हर बंदे का आंस सही नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको ठीक मेथड, अब यहाँ पे आपने मेथड क्या इसकी रीडिंग लेनी है, तो मेथड इसका क्या होगा, बिल्कुल इसको आंख के ऐसे सामने से हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर पानी कितना है, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल रीडिंग, ठीक रीडिंग इसकी क्या है। तो ये है आपका इन अप्रोप्रिएट मेथड के मेथड, अगर आपका ठीक भी ना हो फिर भी आपकी एरर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एरर आते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, अब ये मैंने बता दिया आपको एरर्स आते हैं, अब हम बात करते हैं कि एरर्स कितनी किस्म के होते हैं। ये जो एरर आते हैं ये इनको ना दो किस्म में डिवाइड किया गया है, मतलब मैं यहां पे ये लिख लेता हूं टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर वन स्टूडेंट हमारे पास होगा रैंडम एरर, नंबर दो सिस्टमैटिक एरर।
नंबर वन रैंडम एरर, नंबर दो सिस्टमेटिक एरर। अब स्टूडेंट देखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। रैंडम एरर, पहले तो ये समझते हैं रैंडम एरर का मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब क्या है? ऐसा एरर जो बिल तरतीब हो, जिसके आने की वजह ही नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे आ गया, कब आ गया। मतलब मैं एक रीडिंग लेता हूं, मैं एक रीडिंग को एक दफा मैंने ली, मेरे पास एक रीडिंग आई, सेकंड टाइम ली कुछ और आ गई, थर्ड टाइम ली कुछ और आ गई, फोर्थ टाइम ली तो वो पहली वाली जो मैंने ली थी वो दोबारा आ गई। मतलब ऐसा एरर जिसमें कभी गलतियां, मतलब ऐसा एरर जिसमें कभी तो आपका आंस ठीक आए, कभी आपका आंस टोटली गलत आए। मतलब बिल तरतीब एरर है, समझ में नहीं आ रही कि कभी ठीक आ जाता है आंस, कभी आंस खराब आ जाता है, ये वजह क्या है। ठीक है, तो ऐसा एरर आपको इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे कि आपका रैंडम एरर कैसा आता है, इसकी अकरेंस लिख लो कि रैंडम एरर, या कम भी आप लिख सकते हो कि हाउ अकरेंस, या हाउ रैंडम एरर कम्स। तो आपने इसमें क्या लिखना है कि एक ऐसा एरर, अ एरर विच इज नॉट sufficient in all respect and we does not know how it is come, और हमें ये पता ही नहीं वो आ कैसे रहा है। ठीक है, ऐसा एरर जिस जो एक सुफिशिएंट भी नहीं है, मतलब हमारे लिए वो मुफीद नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये आ कैसे रहा है, तो इस एरर को क्या बोलोगे, रैंडम एरर। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको रिमूव कैसे करना है, तो हाउ टू रिमूव इट, ये आपकी मेन हेडिंग आ गई, हाउ टू रिमूव इट। जब भी पेपर में आ जाए तो पहले उसकी अकरेंस लिखना, फिर बताना कि रिमूव कैसे करना है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट देखो, मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली तो मेरे पास आई 1.4, सेकंड टाइम ली 1.5, थर्ड टाइम ली 1.6, फिर मैंने फोर्थ टाइम ली 1.7, फिफ्थ टाइम लेने लगा तो मेरे पास फिर आ गई 1.4। अब देखो यहाँ पे एंड पे जाके फिर मेरी ठीक आ गई, पहले के बराबर आ गई। बात को समझ रहे हो? अब इस सब को, अब ये वैल्यूज हैं टोटल 5 हो, 6 हो, 7 हो, 4 हो, मतलब जितने भी टाइम आपने उसकी मतलब रीडिंग ली हो, तो आपके पास ये आ रहे हैं। तो इस याद रखिएगा, रैंडम एरर में एक टाइम या दो टाइम या तीन टाइम ऐसा होगा कि आपके पास एक वैल्यू लाजमी रिपीटेबल होगी। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। अब इसको आपने रिमूव करना है तो कैसे करोगे, इन सबको प्लस कर लो, 5 वैल्यूज है, 5 की 5 को प्लस करो और उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो। तो 5 वैल्यूज को फर्ज करो मैंने प्लस किया, मैं सपोज कर रहा हूँ प्लस किया, तो मेरे पास आ गया 1.1.1. ये मेरे पास फर्ज करो 3 पॉइंट मेरे पास 6 आ जाता है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ। अब 3.6 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 पे, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मैं सपोज कर देता हूँ मेरे पास 1.4, वही आंसर आ गया। तो ये मैं इसको फिर मैं ठीक रीडिंग अपनी मानूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास, इसको मैं कहूंगा कि हाँ ये मेरे पास जो है रीडिंग, वो मेरी रीडिंग एक्चुअली मेरी रीडिंग ये ठीक है। मैं बार बार फिर आपको बता देता हूं, रैंडम एरर में वैल्यूज एक से ज्यादा दफा लाजमी रिपीट होंगी। अगर वो रिपीट नहीं होंगी तो उसको आप रैंडम एरर नहीं बोलोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका एरर नंबर सेकंड हो जो कि आपका है सिस्टमैटिक एरर, तो वो एरर कैसा होता है और उसको रिमूव कैसे करते हैं, इस टेक्निक को समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ऐसा एरर स्टूडेंट्स, ऐसा एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हो, मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो। ऐसा एरर जिसमें फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम गलत कर पा रहे हो, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टम का एरर। सिस्टम कहते हैं मशीन को, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आमतौर पर सिस्टम का वर्ड ना कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर भी बोलते हैं। इस तरह आपकी जितनी भी मशीन है ना, उनको आप सिस्टम भी कहते हो। बात को समझ रहे हो? तो ऐसा एरर जो सिस्टम के अंदर पाया जाए, मतलब उस मशीन के अंदर पाया जाए, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, फॉल्टी मशीन है, या फॉल्टी आपकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी फॉल्टी है आपकी। तो ऐसा एरर को आप क्या लिखोगे, अ एरर विच इज अकर ड्यू टू
फॉल्टी ऑपरेटर या सिस्टम भी लिख सकते हो। ये सिर्फ ना लैंग्वेज का होता है स्टूडेंट्स। अभी तो मतलब आप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं ना लैंग्वेज, तो अक्सर आपके सर भी इस तरह के ना वो वर्ड्स यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि वो पता नहीं ये क्या, कभी ऑपरेटर कभी सिस्टम, तो ये एक वर्ड के बार बार डिफरेंट उसके सब्स्टिट्यूशन नेम होते हैं। तो ऑपरेटर, फॉल्टी ऑपरेटर जो कि आता है फॉल्टी ऑपरेटर से, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप बोल के चाहे लिख लीजिएगा। अब सिस्टमैटिक एरर मींस क्या, एग्जांपल मिसाल के तौर पे देखो, मैंने एक एरर, मैं इसको एग्जांपल से इस तरह समझाता हूं। मैंने फर्स्ट टाइम ना, अब एरर ये 1.4 1.5 ली रीडिंग, फिर मैंने थर्ड टाइम 1.6, फोर्थ टाइम 1.7 1.7, एक मिनट 1.7 और फिफ्थ टाइम 1.8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सिस्टमैटिक एरर में ना स्टूडेंट्स, कभी भी आपका जो रीडिंग है ना रिपीट नहीं होती। ठीक है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था रैंडम एरर को ध्यान से समझिएगा, उसमें गलती आपकी रिपीट हो जाती है। इसमें आपकी रीडिंग कभी भी रिपीट नहीं होगी, मतलब हर दफा डिफरेंट आपको वैल्यू आएगी। तो ऐसे एरर जिसमें हर दफा डिफरेंट वैल्यू हो, वो ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर होता है, उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब ये क्यों आ रहा है, फॉल्टी ऑपरेटर क्यों आ रहा था, मैंने यहां पे भी आपको समझाया था, क्योंकि फॉल्टी ऑपरेटर में जीरो एरर होता है। ये जीरो एरर की वजह से आ रहा है, मतलब सिस्टम जब पहले बंदे ने यूज किया ना, उसने उसने निकाला 1.4 रीडिंग। जब एक और पर्सन आया ना, उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने उसको 0 पे नहीं अप्लाई किया। जैसे हम कैलकुलेटर भी अक्सर आप यूज करो, तो कैलकुलेटर पे अगर फर्ज करो मैंने एक आंसर लेके आया, तो आप वहां से ही कैलकुलेशन करना शुरू हो जाते हो। नहीं, जब आपने काम करना ना, आपने उसका जीरो का बटन प्रेस कर लेना है, ताकि वो जीरो हो जाए, पीछे से सारी चीज रिमूव हो जाए। इसी तरह ये जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ना, वर्नियर कैलिपर स्टॉप वॉच वगैरह, इनको भी पहले आपको जीरो करेक्शन, जीरो जीरो, पहले इनकी रीडिंग को जीरो पे लेके आना पड़ता है। ठीक है, उस सुई को जीरो पे लेके आना पड़ता है। वो जीरो जो, जब उसको जीरो पे आप ले आते हो ना, फिर जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो अपनी रीडिंग लेगा, फिर उससे जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो अपनी रीडिंग होगा लेगा। तो इस एरर, ये क्यों एरर बार बार आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि हर दफा जो भी पर्सन आ रहा है ना, वो जीरो पे उस रीडिंग को नहीं लेके आ रहा, वो दोबारा से वहां से शुरू करता जा रहा है, जहां से पीछे वाला बंदा काम छोड़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा एरर जिसमें जीरो एरर पाया जाए, ऐसा एरर जिसमें जीरो एरर पाया जाए, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो जीरो एरर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है इसको क्या कहोगे, जीरो एरर पाया जा रहा है। तो जीरो एरर को रिमूव करना है, तो जीरो करेक्शन अप्लाई करो। अब ये जीरो करेक्शन कैसे अप्लाई होती है, ये देखो, जैसे वो पीछे हमने 5 वैल्यूज को प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दिया था ना, वैसा नहीं होगा। ये देखना, जीरो करेक्शन, आप ये कैसे करोगे भला, ये देखो, जीरो करेक्शन मिसाल के तौर पर आपने पहली वाली वैल्यू ली 1.4, सेकंड वाली वैल्यू ली 1.5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब क्या करो, इसमें से ना 1.4 में से 1.5 आप ना माइनस कर दो, या बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लेना, 1.5 में से 1.4 माइनस कर देना, तो आपके पास 0.1 आंसर आएगा। इसका मतलब है आपने जो सेकंड टाइम आपने जो एरर, आपने मतलब सेकंड टाइम जो आपकी फिगर आ रही थी, जो आपकी रीडिंग आ रही थी स्टूडेंट्स, वो 0.1 कम थी, 0.4 से 1 कम थी या 1 ज्यादा थी। ठीक है, इसका मतलब आपने अगर 1.4 को ठीक करना है ना, तो आपने उसमें क्या करना है, सॉरी, अगर आपने 1.5 को ठीक करना है ना, क्योंकि पहले पर्सन ने तो 1.4 ली थी ना, सेकंड पर्सन से गलती होना शुरू हुई है ना, तो अगर सेकंड 1.5 को आपने ठीक करना है ना, उसमें से 0.1 आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो करेक्शन इस तरह ठीक हो जाएगा, जीरो एरर आपका जीरो करेक्शन की वजह से ठीक होगा। लेकिन इसी सिस्टमैटिक एरर में ना एक और एरर पाया जाता है, वो भी सिस्टम का ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। पर कैलिब्रेशन तो उसका रिमूव करने का तरीका होता है, वो एरर क्या होता है, मिसाल के तौर पर उसको इस तरह एग्जांपल देते हैं। आपके पास स्केल होता है ना, अक्सर ना जब हम डायग्राम बनाया करते थे 8 9 में वगैरह, उसमें हम क्या करते थे, हम ना वो प्रकार वगैरह से पहले उसकी रीडिंग लेते थे। यहाँ पे हमारे पास स्केल होता था, स्केल के नीचे लिखा होता था सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स लिखे होते थे ना। तो फर्ज करो मैंने आम सी शॉप से मैंने ना स्केल परचेज किया, तो वो स्केल के अंदर अंदर क्या होगा, वो इतनी बारीक बारीक सेंटीमीटर के भी अंदर इतनी बारीक बारीक लाइनें होंगी कि वो मुझे पता ही नहीं चलेगा। आम तो मेरी मतलब आंख पे ही नहीं वो जमेगी, वो बारीक सी लाइनें, वो पता नहीं चलेगा कि इस डायग्राम को कहाँ पे रख के मैं प्रकार की मदद से ऐसे खींचूं।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, वो अब वहां पे इंसान की तो गलती नहीं, वहां पे भी मशीन की, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया वो मैंने इंस्ट्रूमेंट ही गलत ले लिया। अगर मैं अच्छा स्केल, एक अच्छी कंपनी का स्केल यूज करूं तो उसमें मुझे खुले खुले वो मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स हमें खुले खुले नजर आएंगे। तो वो खुले खुले जब नजर आएंगे तो वो मुझे मेजरमेंट करने में भी इजीनेस पेश आएगी। तो अगर मैंने इस अमल को, अगर मैंने इस तरह की रीडिंग को जिसमें ऑपरेटर मतलब इस किस्म का फॉल्ट या कि मतलब जिसमें हमारे सेंटीमीटर की फिगर्स गलत आ रही हैं, मिलीमीटर की फिगर्स गलत आ रही हैं, तो ऐसी फिगर्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, ये तो आपको वैसे बताया जाता है ना। अगर वर्नियर कैलिपर में इस तरह की आ जाए तो आपने जीरो करेक्शन से करनी है। अब ये अमल जीरो करेक्शन से तो नहीं ना ठीक होगा, क्योंकि आपके पास जो स्केल है वही लो कंपनी का है। तो आप क्या करोगे, फर्ज करो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ना कैलिब्रेशन अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो फर्ज करो मेरे पास एक स्केल है, ये 1 है मेरे पास, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ठीक, फिर 2 आया। अब ये बहुत ज्यादा, ये एक लो लेवल का स्केल है। अब देखो कितनी ब्रीक 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 इसके अंदर ना सेंटीमीटर मिलीमीटर दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रखेगा, वो उसकी आंख ऑटोमेटिकली सेकंड 1 पे चली जाएगी, मतलब उसको पता नहीं चलेगा, वो गलती से क्या पता ये सेकंड वाली जो सेंटीमीटर मिलीमीटर है उसको ले आए। तो अब वो क्या, इस अमल को दूर करना हो तो क्या करो, आपको पता चल रहा है कि फर्ज करो या आपकी मेजरमेंट आ रही है 1.2 आ रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप ये कर लो कि आपको पता है कि ये बहुत बारीक है, तो आनी चाहिए मेरी 1 पॉइंट मतलब 4 आनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसमें ना 2 ऐड कर दो, खुद से 2 ऐड कर दो, इसको लिख दो 1.4 कि जी मैं जब पहली 2 मिलीमीटर को लूंगा ना, या पहली 1.5 जिसे 1.5 कहते हैं, पहली 1.5 मिलीमीटर को लूंगा तो वो मेरा एक बनेगी। तो जब यहाँ पहले दो वो जब बार बार आप अप्लाई करोगे ना उसको, तो आपको पता चल जाएगा आया कि मेरा एरर्स माइनस आ, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर फर्ज करो आपकी रीडिंग आनी चाहिए 1.2, लेकिन आपकी 1.2 की जगह ना 1.3 आती है। अब आपको भी पता है कि ये 3 क्यों आ रही है, मेरा माइनर सी मिस्टेक हो रही है। तो उस माइनर सी मिस्टेक को क्या करो, जब आप दोबारा से रीडिंग लो ना, तो जिन लाइनों को आप एक एक कर रहे हो ना, उन लाइनों को आप 1.5 कर लो, तो उससे आप वो रिमूव हो जाएगी। 1.5 करके जहां पे एक बनती है ना, वहां पे एक एक उसका एक ना बनाओ, 1.5 को अपने जेहन में तस्वर करो, उसको मतलब उसको वहां से फिगर कर लो। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे एक है, ये और ये ऐसे थी, बिल्कुल बारीक सी थी। अब करो क्या, अब आप ये करो कि इसको लो और इसका भी आधा, आगे वाली का भी थोड़ा सा आधा ले लो और इसको फिर एक समझो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह आपका ये करेक्शन रिमूव हो जाएगी। अगर फर्ज करो आपकी काफी ज्यादा लेंथ ही आ रहा है, जैसे 1.2 आपकी आनी चाहिए लेकिन आपकी आ रही है 1.6, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आपके जो वो बारीक बारीक सी जो मिलीमीटर है ना, वो बहुत ज्यादा साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, धुंधले भी हैं साथ साथ जुड़े हैं। वहां पे आप क्या करो, 2 या 3 मिलीमीटर को आपस में प्लस करके फिर उसकी ऐसे रीडिंग लो। ये आपका कैलिब्रेशन का अमल कहलाता है। कैलिब्रेशन का अमल क्या है, जब आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में जब आपका ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल एक लो क्वालिटी का है, आपने ऑपरेटर ठीक नहीं यूज किया हुआ, और जीरो एरर क्या है, जिसमें आपका ऑपरेटर जो है वो जीरो पर नहीं है, आपका ऑपरेटर जब बार बार न्यू कोई शख्स आई जा रहा है वो जीरो नहीं उसको कर रहा, वो दोबारा से वो पीछे वाली जो रीडिंग है ना वो ऑपरेटर के अंदर ही पड़ी हुई है, ऑपरेटर को जीरो पे नहीं अप्लाई कर रहा, ठीक है। अब इस ये पूरा टॉपिक एरर्स का है। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक रह गया आपका अनसर्टेनिटी का, उसको आपको बयान करता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल। ऐसे समझ लो, हालात, गैर यकीनी हालात। जब भी ना मतलब एरर आ रहा है, अब इसको आप एरर नहीं कहोगे, मतलब ना मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, मैं एरर भी कोई गलती नहीं कर रहा, मैं ये तीनों किस्म की गलती नहीं कर रहा, मतलब मैं इनएक्सपीरियंस भी नहीं हूं, मैं निग्लिजेंस भी नहीं कर रहा, मैं फॉल्टी ऑपरेटर भी नहीं कर रहा, मैं इनअप्रोप्रिएट मेथड भी नहीं यूज कर रहा, फिर भी मेरी रीडिंग गलत आ रही है। तो वो कहलाती चीजें कहलाती हैं आपका, फिर वो वहां पे अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, वहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है। वो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, हालात वाकयात, वो आपका नहीं कसूर, वो कुदरत की वजह से आ रही हैं, मतलब नेचुरल फिनोमिना है। मतलब अनसर्टेनिटी को आप कह सकते हो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को आप कह सकते हो कि अनसर्टेनिटी इज कम ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिनन। अब नेचुरल फिनोमिनन से क्या मुराद है, फर्ज करो स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज का पता होना चाहिए
कि ये ना लैब वगैरह में जो आपके इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं ना, ये ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्ज करो मैं रीडिंग ले रहा था, अचानक से ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू होगी, ठीक है, या 2-3 घंटों से मैं ले रहा था रीडिंग, लेते लेते ऐसा हुआ कि वो रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया या किसी ने आग जला दी साइड पे, तो वो क्या होगी, मेरी रीडिंग में सारा काम मैं ठीक कर रहा था, लेकिन वो उस टेम्परेचर की वजह से मेरी रीडिंग खराब होगी। सही है, या मेरा प्रेशर, रूम का प्रेशर बढ़ गया। मतलब अब नेचुरल फिनोमिना में आपका क्या क्या आ सकता है, आपका आ सकता है टेम्परेचर, आपका प्रेशर, और आपका क्या आ सकता है, वॉल्यूम। ये 3 चीजें आपकी आती हैं नेचुरल फिनोमिना में। अब ये आप, इस पे आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, वो कुदरत की वजह से, या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, या प्रेशर ज्यादा हो रहा है, या वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह से जो चीजें आती हैं, इनको कहते हैं हम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को अपने माइंड में दोबारा से रखिएगा। अनसर्टेनिटी आपके एरर्स नहीं होती, आप ही गलतियां नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कुदरत की तरफ से, या आपके सराउंडिंग इर्द गिर्द के माहौल के ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपकी वो जो मेजरमेंट है ना, वो गलत हो जाती है। इसमें एक दूसरी चीज भी आ सकती है, वो है ह्यूमन। इंसान भी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कैसे, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो ना, फर्ज करो मैं रीडिंग कर रहा था वर्नियर कैलिपर से, मेरे साथ से फ्रेंड गुजरा, उसका हाथ लग गया, मेरी सारी रीडिंग खराब। हाथ को छोड़ो, उसका क्या हुआ, उसका मतलब जो शर्ट का ना, वो कॉर्नर लग गया, मेरी रीडिंग खराब। अब ये भी एक बड़ी दूर की चीज है। एक चीज ये सुनो, आपको पता है, अगर मैं रीडिंग ले रहा हूं वर्नियर कैलिपर से, तो मेरा सांस अगर उसको टच हो जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर मेरा सांस भी चला जाए, सांस भी, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के करीब में गया, ऐसे मैंने सांस सांस ले रहा हूं, अब मैं सांस ले रहा हूं, तो मैंने सांस लिया, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को मेरे सांस लेने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो मुझे गलत रीडिंग दे सकता है। इस वजह से मैं आपको कहा था कि अनसर्टेनिटी एरर्स, जो अनसर्टेन जो होती हैं, ये इतनी हसास होती हैं कि कभी कभी तो मेजरमेंट लेने वाले को भी नहीं पता चलता कि मैंने मिस्टेक क्या कर दिया आखिर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी फिजिस्ट है ना, वो जब मेजरमेंट लेते थे ना, या लेते हैं अभी भी, वो क्या करते हैं, उनका पूरा एक ड्रेस होता है, पूरा सूट होता है, वो सर से लेकर पांव तक वो पूरे ढके होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ सांस लेने से भी हो जाती है, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, अगर सांस लेने से भी हो जाती है, उन्होंने मुंह के ऊपर भी फिर कोई मार्क्स टाइप चीज लगाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी अनसर्टेनिटीज। पीछे मैंने आपको एरर का टॉपिक डिस्कस किया, ये दोनों टॉपिक आपको आने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये समझ में ना आए, तब तक वो समझ में नहीं आएगी। वीडियो एक दफा में नहीं बंदे को समझ में आती। देखो ये इस तरह नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखो या मुझे इस तरह का व्यूज क्या है, नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंसान का क्या है, मतलब नेचर क्या है इंसान के, इंसान को एक दफा कभी चीज नहीं समझ में आती, 2 दफा 3 दफा 4 दफा, आज जब वो 3 से 4 दफा देखते हैं ना, तब उसको 70-80% चीज समझ में आती है कि हाँ, अब मेरी बेस जो स्ट्रांग हुई। मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूं कि मैं आपके लो लेवल तक जाके आपको समझाऊं, वो वर्ड्स ना मैं यूज करूं इंग्लिश के, कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता रहूं, तो आप स्टूडेंट्स सुनते रहो, तो आंखों को कभी ऐसे करो कभी ऐसे करो, समझ में ना आए, ऊपर से बात चले जाए। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा लो से लो वर्डिंग यूज करने की, लो से लो अल्फाज यूज करने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।